नमस्कार, स्वागत है आपका लीगल पॉइंट में। मैं हूं सूरज मोहन झा। इस कार्यक्रम में हम हर सप्ताह एक कानूनी मसले को लेते हैं, उस पर चर्चा करते हैं अपने विशेषज्ञों के साथ, साथ में आपको भी उससे जोड़ते हैं और आपके सवालात लेते हैं और उस पर कहीं ना कहीं हम जानने की कोशिश करते हैं उस कानून में क्या कुछ है। और इस सप्ताह हम बात करने जा रहे हैं मुस्लिम विवाह और कानून की, इससे जुड़े हुए किस तरह के कानून है, क्या बिंदु है। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ तीन खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ है डॉक्टर नुसरत परवीन खान, आप एसोसिएट प्रोफेसर है जामिया मिलिया इस्लामिया से, आपका स्वागत है मैम। मेरे साथ है डॉक्टर सैयद सैफ महमूद, आप लॉयर है सुप्रीम कोर्ट से, आपका भी स्वागत है। और मेरे साथ है शिवा फहमी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपका भी स्वागत है। आप तीनों का कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर नुसरत परवीन खान, मैं आपको पहले चर्चा में लेना चाहूंगा, उसके बाद मैं फोनों के लिए आम दर्शकों को भी जोड़ना चाहूंगा। मुस्लिम विवाह को लेकर काफी तरह की बातें हैं, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से या और भी चीजें हैं। मैं चाहूंगा आप पहले हमारे दर्शकों को समझाएं इसके परिदृश्य के बारे में। मुस्लिम मैरिज, एक्चुअली एनी मैरिज अगर हम जाने तो मैरिज एक लीगल स्टेटस देती है औरत और आदमी के रिश्ते को, सेक्सुअल रिलेशन को। तो उसी तरह से मुस्लिम मैरिज हिस्टोरिकली अगर आपको देखते हैं तो काफी एक अजीब से नोट पे शुरू हुआ, लेकिन बाद में आज इसका स्टेटस एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरह है। बट इट इज नॉट प्योरली कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस के ऑफर होता है एक पार्टी की तरफ से और दूसरी तरफ से उसका कबूल होता है। ऑफर मीन्स आप मतलब उससे शादी करना चाहते हो, लड़की या लड़के जिस भी तरफ से हो, और उसके गार्जियन भी हो सकते हैं उसकी साइड से, दोनों पार्टी में किसी की, और दूसरी तरफ से इसका कबूल होना चाहिए। और एक चीज जो कई बार कंफ्यूज होती है, कंसिडरेशन, डावर होता है, मेहर जिसे कहते हैं। वो मेहर की अमाउंट मुस्लिम मैरिज में होती है। और उसके अलावा दोनों जो पार्टीज हैं वो दिमागी तौर पे साउंड होना चाहिए, और दोनों की एज के बारे में कई बार कंफ्यूजन होता है। वैसे एज जो है इट इज एज ऑफ मेजॉरिटी एज सच, नॉट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बट एज ऑफ प्यूबर्टी जिसे कहते हैं। और एज ऑफ प्यूबर्टी के बाद ही शादी होना चाहिए, लेकिन अगर उससे पहले उसके गार्जियन एंटर करते हैं शादी में, तो फिर लड़का या लड़की जैसे ही वो उनकी प्यूबर्टी होती है, उनके पास एक ऑप्शन होता है कि वो उस मैरिज को डिक्लेयर कर दें कि हम नहीं मानते हैं। तो इसे एक कानूनी लैंग्वेज में कहते हैं ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी होने के बाद वो अपने उस ऑप्शन को अवेल कर ले तो फिर वो मैरिज खत्म हो सकती है, यानी उसका कोई सैंक्शन नहीं रहेगा। डॉक्टर महमूद से मैं पहले से कानूनी पहलू पे बात करूं, उससे पहले मैं दर्शकों आपको भी कहना चाहता हूं कि इस मंच से, लीगल पॉइंट के इस मंच से हम न केवल अपने विशेषज्ञों से उस कानूनी मसले पर चर्चा करते हैं, बल्कि आपके भी हम सुझाव या सवालात लेते हैं। अगर आपके कोई सुझाव हो या सवाल हो तो आप हमारे विशेषज्ञों से पूछ सकते हैं। आप हमें फोन कर सकते हैं 011-2303-5420 पर, और हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115314। डॉक्टर महमूद, जिस तरह से नुसरत मैडम ने हमें बताया कि मुस्लिम विवाह के बारे में, उसकी जो है वैधानिकता के बारे में, मैं कानूनी मसले के हिसाब से जानना चाहूंगा किस तरह की वैधता है। देखिए, निकाह बिल्कुल वैसी ही एक शादी है। पर सबसे पहली बात तो ये समझने वाली है कि हिंदुस्तान में हर रिलीजियस सेक्ट को, हर रिलीजियस डिनोमिनेशन को जो है ये फ्रीडम है कि वो चाहे तो अपने रिलीजियस राइट्स के हिसाब से शादी करे, या चाहे तो इंडिया का जो सेक्युलर लॉ ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स है, स्पेशल मैरिजेस एक्ट, उसके हिसाब से शादी करे। अगर किसी ने जो है, अगर दोनों पार्टीज मुसलमान हैं और उन दोनों ने निकाह किया है, तो एक 1937 का एक्ट है, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट, वो ये कहता है कि उन लोगों पे शरीयत यानी कि मुस्लिम लॉ अप्लाई होगा। अब वो मुस्लिम लॉ क्या है ये उस एक्ट में नहीं लिखा है, छोटा सा 2 पेज का एक्ट है। अब मुस्लिम लॉ हिंदुस्तान में कोडिफाइड नहीं है, ज्यादातर मैं कहूंगा कि अनकोडिफाइड है। एक 1937 का ही दूसरा एक्ट है, द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेज एक्ट। तो उसमें जो है वो ग्राउंड्स लिखे हुए हैं जिन ग्राउंड्स पे मुस्लिम मैरिज वाइफ की तरफ से डिसॉल्व हो सकती है। तीसरा एक और एक्ट है 1986 का, जो राइट्स ऑफ मुस्लिम विमेन, डिवोर्स्ड मुस्लिम विमेन की बात करता है। वो जो तलाकशुदा बीवियां हैं वो अपने राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए, राइट्स ऑफ मेंटेनेंस को एक्सरसाइज करने के लिए जो है उस एक्ट के तहत कोर्ट जा सकती हैं। ये बेसिक जो है कानून है। उसके अलावा एक बात क्लैरिफाई करनी बहुत जरूरी है कि एक
प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में पास हुआ है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में दो बातें लिखी हैं साहब। पहली बात यह कि अगर कोई लड़की 18 साल से कम या लड़का 21 साल से कम शादी कर लेते हैं तो वो शादी जो है वो वॉइड तो नहीं होगी। कुछ सर्कमस्टांसेस में वॉइड हो सकती है, अगर जबरदस्ती कराई गई हो तो कोई भी शादी हो सकती है, लेकिन वो 18 लड़की जैसे ही 18 साल की हो जाती है और लड़का जैसे ही 21 साल का हो जाता है, वो कोर्ट में एक पिटिशन फाइल कर सकते हैं कि साहब ये शादी जो है इसको वॉइडेबल, जिसको कहा जाता है दी ऑप्शन ऑफ द पार्टी वॉइडेबल, उसको नलिफाई किया जाए, उसको नलिफाई करार दिया जाए। ये एक्ट बहुत बड़ी ये मिसगिविंग है कि ये एक्ट मुसलमानों पे अप्लाई नहीं होता है, ऐसा नहीं है। इस एक्ट में कहीं नहीं लिखा है, ना किसी और कानून में लिखा है कि ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। ये एक्ट मुसलमानों पे उतना ही अप्लाई होता है जितना हिंदुओं पे। इसलिए हिंदुओं की शादियां भी अगर 18 साल से कम की लड़की हो तो वॉइडेबल हो सकती है एट द ऑप्शन ऑफ द गर्ल और एट द ऑप्शन ऑफ द चाइल्ड जिसकी शादी हो रही है। उसी तरह मुसलमानों की भी हो सकती है अगर वो चाहें तो। अगर वो ना चाहें तो सिर्फ सजा है इसके अंदर 2 साल या 1 लाख रुपए का जुर्माना। शिवा, जिस तरह से हमने डॉक्टर नुसरत और महमूद साहब को सुना, इन्होंने थोड़ा पौराणिक उसके तथ्यों के आधार पर कहा और डॉक्टर महमूद ने हमें कानूनी मसलों के साथ उसे समझाया। आप किस तरह से देखती हैं इसे? मुस्लिम मैरिज भारत में जो अभी जिस रूप में अभी है उसमें वो एक कमियों का भंडार है आज की शक्ल में। और जैसे कि इन्होंने भी टच किया था, सैयद साहब ने भी इसको टच किया था, लेकिन मैं इसको बिल्कुल इसी पर अपनी बात कहना चाहती हूँ कि इसके सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि इसमें जितनी भी कैटेगरीज हैं मुस्लिम मैरिज के अंदर, चाहे वो निकाह हो, चाहे वो तलाक हो, चाहे वो मेंटेनेंस हो, चाहे वो और भी दूसरी चीजें हैं, वो सब की सब कोडिफिकेशन की कमी की वजह से वो हर गली में, हर चौराहे पर, हर गांव में, हर देहात में अपनी तरह से इंटरप्रेट की जा रही हैं। उनकी व्याख्या अपनी तरह से काजी कर रहा है और वो जो काजी हैं वो लोकल कल्चर से मुतासिर होते हैं। वो जो काजी हैं वो कौन सी पार्टी पैसे वाली है, कौन सी पार्टी ज्यादा दबंग है, इससे मुतासिर होते हैं। और इन सब की वजह से जिस तरह का वो न्याय बांट रहे हैं वो अपने आप में न्याय का मजाक बन गया है। तो कुल मिलाकर के जो कोडिफिकेशन की कमी की वजह से जितने भी आप सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल इसीलिए उठते ही हैं मुसलमानों की शादियों के ऊपर क्योंकि कोडिफिकेशन हुआ नहीं है। एक जो डॉक्यूमेंट है वो लमसम कोई बात करता है, लेकिन जो अब जैसे निकाह है, निकाह नामे का जो डायनामिज्म है, जो उसकी व्यापकता है, उसको सिकोड़ करके सिर्फ नाम पता और गवाहों के नाम तक सीमित कर दिया गया है। और मेहर की राशि कैसे फौरन दे देनी चाहिए, कब दे देनी चाहिए, निकाह की अपनी क्या शर्तें हो सकती हैं। निकाह एक बहुत डायनामिक डॉक्यूमेंट हो सकता है और उसी में सारा इंसाफ जो है दोनों के लिए उसी में तय हो सकता है। लेकिन वो सब कुछ खत्म करके जिस तरह से उसको जड़ बनाया गया है, वो जड़ता की वजह से आज मुसलमानों की शादी और उससे जुड़े हुए सभी मामले हमेशा बैड प्रेस उनको मिलता है, हमेशा वो सुर्खियों में आ जाते हैं। बिल्कुल, थोड़ा ज्ञान का उसका अभाव रहता है और इस वजह से जो है एक अलग तरह का भ्रम पैदा होता है। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, शीलू शर्मा, आप रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। शीलू, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार। नमस्कार जी। मुझे लोकसभा चर्चा बहुत पसंद ही है और आप बहुत अच्छे टॉपिक्स लेते हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हाँ, पूछे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या मुस्लिम लॉ में ऐसा प्रावधान है कि एक मुस्लिम इंसान यानी एक मर्द 2 शादी कर सकता है या 3 शादी कर सकता है? क्या ऐसा कोई प्रावधान है क्या? बिल्कुल, मैं शीलू जी आपका सवाल लेके पहले तो मैं डॉक्टर महमूद के पास ही जाता हूँ। जी, एक मुस्लिम मर्द एक से ज्यादा शादी कर सकता है, ये एक अलग बात है। और ये एक अलग बात है कि उसे करनी चाहिए या उसको कोई अनइनहिबिटेड राइट है या कर सकता है, लेकिन उसको करने की बहुत सारी शर्तें हैं। कई कोर्ट्स ने ये कहा है कि पहली शर्त तो खैर सबसे पहली शर्त तो ये है कि आप अपनी पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी नहीं कर सकते। और कई कोर्ट्स ने ये कहा है, कम से कम 4 या 5 हाई कोर्ट्स ने और सुप्रीम कोर्ट ने, कि दूसरी शादी करना बज़ाते खुद जो है आपकी पहली बीवी के साथ क्रुएल्टी है। इसलिए इंडिया के पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस में इसलिए आपको ये बात प्रूव करनी पड़ेगी कि आपकी पहली बीवी जो है उसने आपको शादी के लिए कंसेंट दी है और वो कंसेंट जो है वो उसने बिला किसी प्रेशर के, बिला किसी जो है वो ऐसे सर्कमस्टांस के दी है जिसमें उसको प्रेशराइज किया गया। एक चीज
मैं ये जोड़ना चाहती हूँ कि जो बुनियादी जो शर्त है शादी के लिए कि भाई एक से ज्यादा शादी की बात जो होती है, तो जिस वक्त इसकी इजाजत दी गई थी उस वक्त मर्दों और औरतों की तादाद में ये फर्क था कि महिलाएं ज्यादा थी, जंग हो रही थी, और पुरुष कम थे। आज के सेंसस के मुताबिक महिलाओं की तादाद बहुत कम है पुरुषों से। तो ये अपने आप ही जो बुनियादी ग्राउंड है वही, एक अगर मर्द एक से ज्यादा शादी करता है तो वो किसी दूसरे मर्द के हक के ऊपर डाका डालता है, क्योंकि फिर उसके लिए कहाँ से आएगी। शिवाजी, एक कॉलर हमारे साथ अभी जुड़ गए, उनका भी सवाल ले लेते हैं। शमी अहमद हैं लुधियाना पंजाब से। शमी साहब पूछे अपना सवाल। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार जी, पूछे। जी, मेरा सवाल तो नहीं है, हाँ, लेकिन मैं बहना की तस्वीर तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं नाम नहीं जानता उनका। एक सजेशन है हमारा मीडिया के जरिए, इस्लाम में शादी इसलिए बनाया गया है कि इंसान जो है बुराई से बच सके, और वो हर बुराई से बच सके जो आज शरेआम हो रही है। शरेआम, मैं रोज न्यूज देखता हूँ, मुझे बड़ा अफसोस होता है। अरे भाई, वो तो सभी जगह इसी वजह से शादी बनाई गई है। इस्लाम में शादी इसीलिए बनाया गया है, और आज दिल्ली के हर गार्डन में वो हर तमाम बुराइयां, हम भी जामिया के प्रोडक्ट हैं, IIT दिल्ली से पास आउट हैं, वो हर चीज है। मीडिया वालों की नजर वहाँ क्यों नहीं जाती है जिस गार्डन में हर चीज देखी जाती है, और हर जगह रोड पे जो है शरेआम सारी चीजें होती जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोग्राम के खिलाफ है, शादी के ऊपर प्रोग्राम नहीं करना चाहिए मीडिया को, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हाँ। वो तो चीजें। शमी साहब जो है आप इस प्रोग्राम पे, मीडिया के इस प्रोग्राम पे एतराज कर रहे हैं, आपका क्या एतराज है कि शायद ये सवाल नहीं होना चाहिए? जो विवाह है वो चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, किसी भी तमाम दुनिया के कोई भी धर्म हो, को रेगुलेट करने के लिए पवित्र चीज ही होती है। सामाजिक, लेकिन मॉरल पुलिसिंग भी जो है वो कोई अच्छी चीज नहीं है। आज जो बदलता हुआ समय है, अब इस समय हुआ एक ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा होगी। Juggle. ब्रेक के बाद लीगल पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं मुस्लिम विवाह और उससे जुड़े हुए कानूनों पर। डॉक्टर नुसरत परवीन खान, मैं आप पे आना चाहूंगा। जिस तरह से हमारे पहली कॉलर शीरू शर्मा का फोन था, वो मुस्लिम्स की जो है एक पुरुष की 2 या 3 4 शादियों को लेकर थोड़ा उनमें भ्रम था, और वकील साहब ने उसे थोड़ा क्लैरिफिकेशन कानूनी लहजे से दिया है। लेकिन हम देखते हैं अपना देश एक बहुधर्मी देश है, मल्टी एथनिक देश है। ऐसे में क्या होता है कि हम परसेप्शन भी बना लेते हैं। मैंने देखा है कि कई मशहूर फिल्मी सितारों, क्योंकि हमारा समाज उनसे ज्यादा अपने आप को जोड़ता है, और देखा है कि दूसरी शादी करने के लिए और भी लोग वो धर्म परिवर्तन करते हैं, खासतौर से मुस्लिम उसमें करते हैं शादियों की वजह से। तो लोग ऐसा परसेप्शन है, जिस तरह का सवाल भी था, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगी? हाँ जरूर, ये बहुत ही मुस्लिम लॉ की मौकरी है एक तरह से, कि आप मुस्लिम में कन्वर्ट होके और दूसरी शादी कर लेते हैं कि आपको लीगलाइज होने का राइट मिल जाता है। लेकिन ये गलत है, ये पहली वाइफ के साथ भी गलत है, और आप पहली वाइफ के राइट्स को इससे खत्म तो नहीं कर सकते, और ना ही जो है वो आपने जब दूसरा नॉन मुस्लिम बन के शादी कर ली, आपका रिलीजन अब क्या रह गया? आप हिंदू रह गए, आप मुस्लमान हो गए। कानून से रोक लग गई है, अब इसको नहीं कर सकते। ये बिल्कुल तो गलत है। चांद बीबी, मोहम्मद चांद और वाला हुआ, उसके बाद बहुत सारे फिल्मी स्टारों का जैसे, हाँ, लेकिन उसके बाद से तो आपने कोई ऐसा हाई प्रोफाइल केस नहीं सुना होगा जिसमें ये हुआ हो। लेकिन डॉक्टर महमूद, मैं जानना चाहूंगा कि मगर कोई किसी तरह का कोई विरोध या कभी मैंने कानूनी मसले पे इस पे कोई बात होते नहीं, किसी ने इसे चेताया हो या किस तरह की चैलेंज किया हो कोर्ट के सामने? किया है। 1995 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, सरला मुडगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसके बाद 2000 का जजमेंट है लिली थॉमस में। दोनों सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बिल्कुल साफ करी है कि आप हिंदू हैं, आपने शादी की हिंदू लॉ के हिसाब से की हुई है, आप अपना मजहब बदल लेते हैं सिर्फ इस वजह से कि आप मजहब बदल के दूसरी शादी कर लें, तो ये दूसरी शादी जो है ये बिल्कुल इलीगल होगी, इट विल बी नल एंड वॉइड। क्योंकि आपकी जो पहली शादी है वो आपने हिंदू लॉ के अंडर में की थी, तो उस पर तो हिंदू लॉ ही अप्लाई होता रहेगा। तो बगैर हिंदू लॉ के अंदर आप उसको तलाक दिए बगैर जो है दूसरी शादी कर लेते हैं, आपके मजहब के बदलने का इससे कोई ताल्लुक नहीं। उस शादी पर तो हिंदू लॉ नेवरदलेस अप्लाई हो रहा है। तो इस पर बिल्कुल बिगिनी सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जिन महिलाओं के साथ ये अन्याय होता है, जो पहली पत्नियां हैं, कभी भी वो सामने आ करके अगर
कोर्ट में जाना चाहें तो इस पर ज्यादा इफेक्टिव रोक लगाई सकती है। चाहे धर्मेंद्र का मामला हो और चाहे ये हरियाणा के उप मुख्यमंत्री का मामला हो, दोनों ही मामलों में आप देखिए कि जो पहली पत्नी है वो खामोश रही। ये जो औरत को पीछे से जो एक चला आ रहा है कमजोर बना करके रखने का, ये उससे ज्यादा इसका ताल्लुक है, बजाय इसके कि वो जो कानून का दुरुपयोग है। देखिए हर कानून का दुरुपयोग होता है, मर्डर लॉ का भी दुरुपयोग होता है, लेकिन इस मामले में क्या होता है कि कोई जिस तरह से पॉलीगैमी के मामले में हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, मुसलमान भी अगर कोई मुसलमान महिला अपने पति की दूसरी शादी करने पर कोर्ट में चली जाए तो उसको भी न्याय मिलेगा और वो शादी खत्म हो जाएगी। उसी तरह से इस महिला को भी मिलता, लेकिन महिलाओं को इतना कमजोर रखा जाता है। वो अपने 2 वक्त की रोटी एक छत के लिए पढ़ी लिखे बड़े घरानों की महिलाएं नहीं जाती हैं। तो ये जो कमजोरी है महिलाओं के अंदर, एक महिला होने की जो कमजोरी है वो समाज में व्याप्त है, हमें उस पर भी बात करनी पड़ेगी। दूसरी बात ये भी है कि जो मैरिज, दूसरी मैरिज या तीसरी मैरिज की बात है, वो किन्हीं हालात के लिए है, ना कि अपने इस मर्जियों के लिए। पूरा हालात पे मैं चर्चा करूंगा। सिर्फ कॉलर हालात हमारे के साथ लिए। कॉलर जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी सवाल ले लूं। डॉक्टर जसवंत है पंजाब से। जसवंत साहब स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हेलो, थैंक यू। हाँ जी, पूछिए अपना सवाल। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई हिंदू मुस्लिम से मैरिज करता है कोई कपल, उसमें अपने प्रावधान कौन से है कि उनको फैमिली एक्सपेक्ट कबूल नहीं करती उस शादी को, हाँ जी, इसके लिए प्रावधान क्या है उस कपल जोड़े के पास? आप अपना सवाल दोहराएंगे? मतलब इंटर रिलीजियस कोई मैरिज करता है, हाँ हिंदू मुस्लिम, हाँ हाँ, ठीक है, तो उसमें वो फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती, ना हिंदू की ना मुस्लिम की, अच्छा ठीक है, तो उसके लिए प्रावधान कौन से होते हैं हमारे इस कानून में? ठीक ठीक ठीक। डॉक्टर महमूद, एक स्पेशल मैरिजेस एक्ट है। अगर ये शादी स्पेशल मैरिजेस एक्ट बनाया ही इसीलिए गया है कि 2 अलग अलग रिलीजन्स के लोग जो हैं उसमें शादी कर पाए बगैर अपना धर्म बदले हुए। तो अगर ये शादी स्पेशल मैरिजेस एक्ट में की गई है तो शादी पूरी तरह से वैध है, पूरी तरह से जायज है। अगर आपको जो है कोई तंग कर रहा है, अगर आपकी सिक्योरिटी जो है वो खतरे में है, तो आप कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में जाके रिट फाइल करिए या मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में जाके सेक्शन 200 की कंप्लेंट फाइल कीजिए, आपको जरूर वहां रिलीफ मिलेगा। शिवा, देखिए, एक तो हमारा समाज हिंदू और मुसलमान या धार्मिक लाइंस पर इतना ज्यादा बटा हुआ है कि इन शादियों के ऊपर एक सेहतमंद बहस हो नहीं पाई है। अगर सेहतमंद बहस होती और इसके लिए अवेयरनेस होती तो जो नौजवान इसमें जा रहे थे, जो लोग इसमें जा रहे थे, उनको खुद पता होता कि उनके लिए अच्छा ये होगा कि वो स्पेशल मैरिज एक्ट में जाए। तो इसको एक बिल्कुल आपराधिक की तरह से इस्तेमाल करने का प्रोविजन बन के रह गया है। स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो किसी ऐसा लगता है जो लोग उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं जैसे किसी तरह का अपराध करने जा रहे हैं। तो ये जो एक हमारा हिंदू मुस्लिम का या जो सांप्रदायिकता में बटा हुआ समाज है उसमें इस तरह की शादियों को वैसे ही नापसंद किया जा रहा है या डिस्करेज किया जा रहा है, उस वजह से ये पैदा होता है। वरना स्पेशल मैरिज एक्ट तो बहुत ही सेहतमंद और आदर्श व्यवस्था है, और खुद 2 मुसलमान भी शादी करें तो उसी में करें और 2 हिंदू भी करें तो उसी में करें। बिल्कुल। एक जाकिर हुसैन साहब अभी पंजाब लुधियाना जलंधर से हमारे साथ जुड़े हैं। जाकिर साहब पूछे अपना सवाल। सर मेरा सवाल ये है, हाँ जी, ये मुसलमानों में जब ये शादी 1 शादी या 2 शादी करते हैं, ये शादी कब से शुरू हुई है, ये मुझे जानना चाहता हूँ। मैम आप बताएं, I didn't हिस्ट्री listen. के बारे में जानना चाह रहे कह थे। रहे हैं कि कब ये से जो ये शादी- एक पुरुष द्वारा जो 1, 2 या 3, 4 शादी जो आप कह रही थी कि जी जी उसके जी अतीत के बारे में थोड़ा बताएंगे। एक्चुअली ये जो शुरुआत हुई कि कई शादियां, ये काफी पुराना आई थिंक कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा पुराना कॉन्सेप्ट है। और इसमें शुरुआत ऐसे थी कि एक औरत अगर है तो उसके पास वो कई लोगों से शादी कर सकती है या उसके पास कई लोग आते हैं, विजिट करते हैं। उसके बाद उसका अगर उससे बच्चा होता है तो ये उसकी चॉइस होगी, वो बताए कि इसमें से कौन इसका फादर है। उसके बाद ये हुआ कि वो आदमी उस बच्चे का लीगलाइज फादर बन जाएगा, लेकिन उसके रिलेशन और आदमियों से भी रहे। फिर उसके अलावा दूसरा कॉन्सेप्ट होता है जैसे जस्ट लाइक प्रोस्टिट्यूट्स के अनलिमिटेड नंबर ऑफ पीपल आर विजिटिंग। फिर उसमें भी अगर औरत प्रेग्नेंट हो जाती थी तो उसके बच्चे को जो है वो एक किस्म की पंचायत या कोई लोग बैठते थे और वो शक्ल मिलाई जाती थी कि जिससे मिल रहा होगा वो उसका बच्चे का फादर होगा। तो फिर उसके बाद ये धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आया कि इसको अगर सही लीगलाइज करके और उसी मर्द के साथ उसकी शादी कर दी जाए तो वो उसका हस्बैंड हो जाएगा लीगली। फिर उसके बाद मुस्लिम मैरिज को बहुत सारे स्कॉलर्स ने डिफाइन करा कि मुस्लिम मैरिज जो है वो चाहे वो एक के साथ एक आदमी ने
दो औरतों के साथ करी या एक औरत के साथ करी, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये सैक्रामेंट तो नहीं है अनलाइक हिंदू लॉ, बट इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इनफैक्ट मुस्लिम लॉ में इबादत है शादी और मुआमलात है शादी। इबादत मीन्स अफेयर्स और मुआमलात मीन्स ड्यूटीज और ओब्लिगेशंस। तो ये एक बहुत कायदे की परिभाषा है मैरिज की। ये मैरिज इबादत है और मैरिज मामलात है। शिवा, मैं आपका पास आऊंगा, उससे पहले एक कॉलर का मैं फोन ले लूं। विशाल है चुरू राजस्थान से। विशाल, पूछे अपना सवाल। जी, मैं विशाल बोल रहा हूँ चुरू राजस्थान से। आप पूछे। मैं ये प्रश्न पूछ रहा था कि जिस मैं क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे एक लड़की के साथ भाग गया था। कौन? एक हिंदू लड़का हाँ। एक मुस्लिम लड़की के साथ विवाह करने के लिए भाग गया था। ठीक। उसके बाद हुआ ये कि ये लड़की नाबालिग थी और उसका विवाह नहीं हो पाया। हाँ। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब आपके सामने पुराने जैसे कोई केसेस हैं ऐसे जिसमें मतलब कोई सफलता मिली हो इसमें, मतलब कि दोनों की शादी विदाउट मतलब सिक्योरिटी के साथ, मतलब लड़की माइनर है, नाबालिग है। हाँ, लेकिन मतलब अगर ऐसा कोई लड़का हो जिनका कोई विवाह हुआ हो पहले, मतलब आपके सामने कोई केस है जहाँ पे सिक्योरिटी मिल तो मतलब पुलिस की ओर से या कोर्ट की ओर से, मतलब मैं ये पूछ रहा था आपसे। वकील साहब बताएं। देखिए, नाबालिग अगर लड़की नाबालिग है तो फिर तो बात ही खत्म है। नाबालिग लड़की को आप भगा के ले गए हैं तो सिक्योरिटी नहीं, पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और अबडक्शन का केस बनना चाहिए, रेप का केस बनना चाहिए, और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंडर में जो है 2 साल की सजा और जुर्माना होना चाहिए अगर नाबालिग है तो। लेकिन अगर नाबालिग नहीं है तो फिर अगर आपने शादी की है और लड़की आके कोर्ट में ये कहती है कि हाँ साहब मैंने अपनी मर्जी से इस लड़के के साथ शादी करी है, तो जाहिर है आपको सिक्योरिटी मिलेगी हर तरह की। वैसे भी चाहे वो जो है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हो, चाहे वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हो, जिस तरह से वकील साहब ने बताया कि वर्तमान परिदृश्य में जो है वो बच्चों के जो संरक्षण को लेकर एक कानून आया हुआ, उसके मद्देनजर मुस्लिम्स में भी अब 18 साल की एक उम्र जो है लड़कियों के लिए तय कर दी गई है। ऐसी स्थिति में चाहे शादी कैसी भी हो, अगर लड़की माइनर है, नाबालिग है, तो वो अपने आप में गैर कानूनी हो जाता है। सही कह रहा हूँ जी। और मैं दूसरी बात में एक चीज और कहना चाह रहा था, इससे पहले जो जिस सवाल का जवाब डॉक्टर नुज़हत दे रही थी कि ये 2 शादियां जो हैं ये कब से चल रही हैं या 4 शादियां कब से चल रही हैं। देखिए, इस्लाम के आने से पहले 100 शादियां करते थे, 100 बीवियां होती थी। इस्लाम ने उस पर एक रोक लगाई और ये कहा कि देखिए आप शादी कर सकते हैं एक बीवी से, एक औरत से। चलिए ज्यादा से ज्यादा अगर आप करना चाहें तो एक ईडियम है अरबिक का कि आप 2 कर लें, 3, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं। और अगर ये आप कर रहे हैं तो उसकी शर्तें आपको हर बीवी को इक्वल ट्रीटमेंट देना है। और अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे हो अपनी बाकी बीवियों को, तो तुम एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते। ठीक है, एक मैं फोन और ले लूँ। हमारे में कॉलर जुड़े हैं। अभिजीत जुड़े हैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। अभिजीत, पूछे अपना सवाल। फैजाबाद, माफ कीजिए। सवाल ये है कि जैसे कोई अगर मुस्लिम लड़की का डिवोर्स हो जाता है, हाँ जी, तो उसके बाद यहाँ शाबान वो केस जो शाबानो वाला केस में हाँ, उसको जो है पलट दिया गया केस, जिसको कोई हाजिर खर्चा नहीं दिया जाएगा, कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई जिसने डिवोर्स अपनी मर्जी से लिया तो उसमें कंपनसेशन के लिए क्या करना चाहिए? ठीक, मैं ये सवाल आपका बाद में लेता हूँ। पहले मैं अपना वो दोहरालू से हम अगले सेगमेंट में ले लेंगे। वो एक बड़ा व्यापक अपने आप में चर्चा का विषय है। जो आप जो बहु शादियों के बारे में हम बात कर रहे थे, आप कुछ कमेंट करना चाह रही थी? देखिए, एक तो ये कि इन्होंने कहा कि उससे पहले 100 शादियां होती थी। किंग सोलोमन जो हिस्ट्री के बहुत बड़े दानिश्वर, विजडम के लिए जाने जाने वाले जो किंग हैं, उनकी हजारों में शादियां थी। ठीक है, इस्लाम ने रोक लगाई कि कैप लगा दिया कि 4 और 4 भी शर्तों के साथ में। लेकिन कुरान जो है, कुरान का स्पिरिट मोनोगमी है। कुरान कहता है तुम्हारे लिए ये बेहतर है कि तुम सिर्फ एक करो, क्योंकि तुम किसी औरों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते। तो जो स्पिरिट, ये तो हमारे पितृसत्तात्मक ढांचे की कमी है कि हमारे जो धर्म गुरु हैं वो इसको प्रचारित नहीं करते कि कुरान कहता है कि तुम सिर्फ एक करो, तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि क्योंकि तुम इंसाफ नहीं कर सकते। तो जो कुरान की जो आत्मा है वो तो बहुपत्नी विवाह की नहीं है, वो तो एक पत्नी की है। एक चीज। दूसरी बात यह है कि जितने भी अभी हम लोग बात कर रहे हैं, जो आप लोगों के मन में कंफ्यूजन है, वो इसी वजह से है क्योंकि महिलाएं अपने कानूनी अधिकारों का उपयोग करने लायक नहीं बन सकी हैं। कानून का दरवाजा खटखटाना और लीगल रेमेडी लेना, ये अपने आप में एक बड़ी हिम्मत की बात होती है, जिसमें पैसा भी चाहिए, मदद भी चाहिए दूसरों की, और कई रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं। इस वजह से ये है। तो जो पूरा पीड़ित पक्ष है उसके लिए आपने कानून बना भी दिए हो, तो पीड़ित पक्ष अपने कानूनों को एंजॉय नहीं कर पा, अपने अधिकारों को एंजॉय नहीं कर पा रहा है, इस वजह से। तो मेरे ख्याल से अब दूसरा सेगमेंट ज्यादा अहम है, उस पर जाया जाए। पहले मैं डॉक्टर नुज़हत से इसी विषय पर थोड़ा मैं अपने नॉलेज के लिए पूछ लूं।
मैम, जिस तरह से हमने आप जो बातें निकल के आई उस समय पे जो जब ये बहुपत्नी वाला एक प्रथा थी और वो एक उस समय का अपना एक उदाहरण था। अब समय बदला है आज का वर्तमान युग में और जो कानून होता है, क्लाइमेट होता है, वो उस देश के हिसाब से होता है। आपको लगता है जैसे अगर हम अपने देश हिंदुस्तान की बात करें, भारत की बात करें, तो ऐसे परिदृश्य में थोड़ा इसमें भी संशोधन का या कुछ और भी मॉडिफिकेशन की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल जरूरत है। और जैसा कि सैफ बार बार कह रहा है, क्योंकि ये कोडिफाइड नहीं है लॉ, इस वजह से कई प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर इसी सेम चीज को जो कुरानिक वर्सेस में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि आप एक शादी करो, वही बेहतर है, वही बेस्ट है, उससे अलावा अगर आप करते हो तो अगर जस्टिफाई कर सकते हो और जस्टिफिकेशन का रीजन, अदरवाइज ये सबसे ज्यादा आपके लिए गलत हो जाएगा अगर आप कई औरतों को मेंटेन ना कर सको। तो इसको भाई संख्या आज औरतें कम है, मर्द ज्यादा हैं। अगर एक आदमी एक से ज्यादा शादियां कर लेगा तो एक अपने ही किसी साथी का हक मारेगा ना वो। उसके अलावा तो वो तो नहीं, देखिए जो बुनियादी बात है, इस्लाम में शादी एक से ज्यादा की इजाजत तभी दी गई कि जब संख्या का डिसबैलेंस हो गया था। बुनियादी बात देखिए, और कोई वजह नहीं थी। संख्या का डिसबैलेंस हुआ था क्योंकि युद्ध हुआ था और पुरुष मारे गए थे। आज भारत में, पाकिस्तान में, इन सब जगहों में जहाँ महिलाएं कम हैं और पुरुष ज्यादा है, वहाँ ये बात अपने आप ही खत्म हो जानी चाहिए। क्या जस्टिफिकेशन है? मैं इससे आपको बहुत क्लैरिफाई करके लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ। जैसे कि ये सब कुरान में लिखा हुआ है। अब इलिटरेट मासेस जनरली ये नहीं जानती हैं, और एज यू नो काफी पॉपुलेशन मुस्लिम्स में ऐसी है जो पढ़े लिखे नहीं है इतना, बस उन्हें इतना पता है कि 4 शादियां हो सकती हैं। वो किन हालात में हो सकती हैं, किन तरीके से, वो नहीं पता। अच्छा, तो ये तो लेकिन लिखा है, लेकिन लिखा हुआ है ऐसे। मगर इस्लाम के नाम पे बताया ही जो है। सच में इस्लामिक कंट्रीज है या मुस्लिम कंट्रीज है, उन्होंने बाकायदा लॉज, कोडिफाइड लॉज बनाए हैं और उनमें सेम बात बिल्कुल लॉ के पॉइंट्स के फॉर्म में लिखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नोबडी, फॉर एग्जांपल द लॉ की जैसे लैंग्वेज होती है कि ऐसे नोबडी कैन एंटर इनटू मोर देन दिस, हाउएवर सम प्रोवाइजो लगा के, और उसमें उनको परमिशन दी कि अगर कोई ऐसे हालात हैं, अगर कोई ऐसे हालात हैं, क्योंकि हालात ऐसे होते हैं कई बार जहां पर आपको जरूरत पड़ती है टू एन एक्सटेंट। एक तो यही इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच हो गई कि अगर एक आदमी की पर्टिकुलर, एक आदमी की, एक बीवी को कोई प्रॉब्लम है, पर्टिकुलरली एक चाहे वो उस औरत की हेल्थ को लेके या उनके अगर बच्चा नहीं हो सकता उसको, कई बार साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं जो सेटिस्फाई करने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि इस किस्म की अगर लीगलिटी में परमिशन है तो वो बेटर है रादर देन एंटरिंग इनटू इलीगलिटी। तो इसी चीज को अगर हम कोडिफाइड लॉ ले आए तो फिर सारी डिबेट्स एंड हो जाएंगी और सारे राइट्स अपने आप आ जाएंगे। वहीं आके प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल, कई चीजें ऐसी हैं जो पौराणिक महत्व की हैं, जिनका आज भी हो सकता है कि वर्तमान युग में जो है उसका एक अपना अलग महत्व हो, लेकिन जैसे कि चर्चा से निकल के आया है कि कई बार ऐसा हो जाता है